नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण वीडियो में। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हिंदी का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जिसमें सभी चैप्टर यहाँ जो ग्रामर का मिक्सअप रहता है। तो आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कराया जा रहा है, आप सभी अवश्य जुड़ करके कीजिएगा। अगर हिंदी में आप चाहते हैं कि जितना 15 है उसमें 15 अंक आए तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को समावेश है और साथ ही साथ इसका डिप्ली भी किया गया है, और सभी नोट्स तैयार है, आप यहाँ से लेकर के पढ़ भी सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबोधन कारक है, या यहाँ पर एक और दिया हुआ है अपादान कारक है। कौन सा कारक है आपको बताना है, ठीक है। देखिए कारक को बताने के लिए सबसे पहले आपको उसका विभक्ति चिन्ह जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको और हम बता देते हैं, कारक से लगभग एक प्रश्न एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। कारक से एक प्रश्न एग्जाम में पूछ रहा है ना। तो कारक देखिए बहुत आसान है, कारक का हम आपको पूरा पीडीएफ बता दिए हैं। उस पीडीएफ को यदि कारक का आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कारक का एक भी प्रश्न छूटेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सभी यहाँ पर ग्रामर को मिला करके बनाए हुए हैं, जिसको संपूर्ण हिंदी का हमने नाम दिया है। तो इसको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर है, जैसे हे जो है, देखिए हे राम, ये क्या चीज़ है? हे राम ये संबोधन है, हे राम संबोधन, हे अहो ओहो ये सब जो भी आते हैं हम लोग संबोधन करते हैं। तो संबोधन वाली जो चीज़ें अगर लगी हुई रहेगी किसी वाक्य में तो उसको हम लोग संबोधन कारक में डालेंगे, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, संबोधन कारक होगा, ठीक है। बाकी जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर नोट्स में देखिए लिखा हुआ है, इस वाक्य में संबोधन हे का प्रयोग किया गया है, अतः यह संबोधन कारक होगा। क्लियर है। अगला,
हम प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत बार ये प्रश्न रिपीटेड है, आपको बता दे रहे हैं, बहुत बार ये प्रश्न हिंदी दिवस कब मनाते हैं, बार बार निकल करके आपको हिंदी के अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इसको। 14 जनवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 अगस्त, कब? ठीक है, सभी में 14 लगा हुआ है। इसका मतलब ये तो फिक्स है कि 14 तारीख को ही हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन वो मंथ अलग अलग है, किसी में जनवरी है, किसी में मई है, किसी में सितंबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 सितंबर, क्या है, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर है? चलिए, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। देखिए, ये जो आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद याद रखिएगा, एग्जाम में छप रहा है। आशीर्वाद कौनों देखिएगा एग्जाम में, आशीर्वाद बहुत जगह आया हुआ है, और ऐसे आप कहिएगा तो 1001 बार प्रश्न पूछा गया है आपके हर एग्जाम को अगर मिलाइएगा तो। ठीक है, तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप भी लिखने के लिए आता है, तो आशीर्वाद याद रखिएगा। अब आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आशी है, तो देखिए आशी जोड़ वाद होगा, आशी जोड़ वाद होगा, आशीर्वाद होगा। अब पूछेगा आशीर्वाद का तो संधि विच्छेद आपने कर दिए, यह कौन सी संधि है, यह कौन सी संधि है, आशीर्वाद में कौन सी संधि है, ये पूछ देगा। तो आशीर्वाद का विच्छेद हुआ आशी जोड़वाद, इसमें कौन सी संधि हुआ? तो ये देखिए विसर्ग लगा हुआ है, ये किसका चिन्ह होता है? विसर्ग का होता है। तो जिसका आप संधि विच्छेद करेंगे और किसी में विसर्ग लगा हुआ रहेगा तो आप उसको किस में डालिएगा बताइए? उसको आप डालिएगा विसर्ग संधि में। किस में डालिएगा? विसर्ग संधि में। तो आशीर्वाद से एक प्रश्न पूछता है कि इसमें आशीर्वाद का शुद्ध रूप कौन है, तो उसमें सही से देखिएगा तो आशीर्वाद ऐसे लिखिएगा। ठीक है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आशी जोड़वाद हो गया। अब आशीर्वाद में ये भी पूछा हुआ है कि ये कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। क्लियर हो गया ना? चलिए, तीनों हम लोग देख लिए, बाकी यहाँ बना हुआ है। राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है? देखिए, काल का पाठ हमने पढ़ा दिया है आपको, काल का पाठ पूरा क्लियर आपको दे दिया गया है, सभी को चला गया है जो जुड़े हुए हैं। तो काल का पाठ देख लीजिएगा, और बाकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ भी डिटेल्स में हम लोग चलेंगे। ठीक है, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है? यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर है लगा हुआ है, वाक्य में क्या लगा हुआ है लगा हुआ है। ठीक है जब लगा हुआ रहेगा वाक्य में, तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? तो सबसे पहले यह है लगा हुआ है, तो यह आपका वर्तमान काल का है। पहला चीज़ यह आपका किसका है? वर्तमान काल का ये चीज़ है। ठीक है, तो है लगा हुआ है इसलिए वर्तमान काल का है, तो है वर्तमान काल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भूतकाल, ये तो गलत हो गया। अब 3 गो वर्तमान काल बचा। ठीक है, अब ये तीनों में कौन सही है? ठीक, तो देखिए जिसमें ता है, जिसमें ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहता है, वो सामान्य वाक्य होता है, वो सामान्य होता है। ठीक है, तो इसको सामान्य वर्तमान काल में डालिएगा, एकदम याद रख लीजिएगा। राम बाजार जाता है, सीता पत्र पढ़ती है, वे खेलते हैं, तुम दौड़ते हो, राधा किताब पढ़ती है। जितना ता है, ते है, ती है वाला रहेगा सबको सामान्य, और है इसलिए सामान्य वर्तमान काल में डाल दीजिएगा। इसको पूछता है पहचानने के लिए, तो पहचानिएगा हिंदी में। ठीक है, चलिए सामान्य वर्तमान काल हो गया। श्याम पत्र पढ़ लिया है, श्याम पत्र पढ़ लिया है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? ठीक है, श्याम पत्र पढ़ लिया है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, बताना है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर वाक्य का जो है अंतिम है से किया गया है, इसका मतलब यह वर्तमान काल है। ये क्लियर हो गया, वर्तमान काल है। यहाँ ऑप्शन सब वर्तमान काल है। चलिए, अब वर्तमान काल में ये किस भेद में जाएगा सो आपको देखना है। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है बताइएगा? तो इसमें होता है ता है, ते है, ती है, कहीं है नहीं। पढ़ लिया है, तो यहाँ देखिए प्रश्न से क्या लग रहा है? श्याम पत्र पढ़ लिया है, मतलब काम पढ़ने का पूरा हो गया है। ठीक है, पढ़ने का काम पूरा हो गया है, मतलब काम पूर्ण हो गया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पूर्ण वर्तमान काल में। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो जिसमें वाक्य को जब आप पढ़ें और आपको लगे कि काम पूरा कर लिया है, काम अब बचा हुआ नहीं है, तो वो पूर्ण वर्तमान काल में डालिएगा। तो यहाँ देखिए श्याम पत्र पढ़ लिया है, मतलब पत्र पढ़ने का काम पूरा कर लिया गया है श्याम के द्वारा, तो ये काम पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है। तब पूर्ण हो गया, और यह वर्तमान काल है मतलब वर्तमान काल है, तब पूर्ण वर्तमान काल में डाल दीजिएगा। समझ गए?
तो ये पूर्ण वर्तमान काल चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सोनू पत्र लिख रहा है, सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए यही मेरा वाक्य है और इसी को बताना है कि किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, सोनू पत्र लिख रहा है, मतलब पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, पत्र लिखने का काम अपूर्ण है। पत्र लिखने का काम क्या पूरा नहीं हुआ, मतलब अपूर्ण है, तो अपूर्ण हो गया। और यहाँ पर है लगा हुआ है, मतलब वर्तमान काल है, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे आपको वाक्य को जब भी देखे और आपको लगे कि काम पूरा हो गया है, वाक्य को देखने बाद लगे कि काम पूरा हो गया है, तो पूर्ण हुआ, और है मतलब वर्तमान काल है तो पूर्ण वर्तमान काल। और फिर आप वाक्य पढ़िएगा और उसमें लगे कि आपको जो है यहाँ पर काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, तो इसको हम लोग कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। ठीक है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, देखिए यही वाक्य है, इसमें विभक्ति चिन्ह पर है, इसमें विभक्ति चिन्ह पर है, तो कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह पर होता है आपको याद रखना है। ठीक है, तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो पर जो है आपको अधिकरण कारक में चला जाएगा। कारक का विभक्ति चिन्ह, कारक आपको देखिए पूरा पढ़ा दिया गया है, उसका नोट्स पूरा आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पर ये क्या है, प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत चल रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तब पर यहाँ पर अधिकरण कारक के लिए है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपको बनाया हुआ है, जो भी नोट्स जिनको जा रहा है, इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह पर आया है जो अधिकरण कारक का चिन्ह है। क्लियर। अगला, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है वो क्या कहलाता है। लिपि, भाषा, व्याकरण या बोली। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदल जाता है उसको देखिए हम लोग कहते हैं बोली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, उसी को बोली कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। महेश का सही संधि विच्छेद है, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, जेएसएससी में, झारखंड में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है हिंदी में। तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ इस, महाजोड़ इस को हम लोग कहेंगे महेश। ठीक है। अगला, वह पत्र पढ़ चुका होगा, वह पत्र पढ़ चुका होगा, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। देखिए काल में एकदम डिसीजन करना बहुत आसान है, पहला चीज याद रखिएगा, डिसीजन करना बहुत आसान है। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं, वह पत्र पढ़ चुका होगा, इसी को हमको डिसाइड करना है कि किस काल में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए वाक्य का अंतिम यहाँ पर होगा, यानी गा गे गी से हो रहा है। ठीक है, गा गे गी, जिसमें गा गे गी लगा हुआ रहेगा वो क्या होगा, तो जिसमें गा गे गी लगा हुआ रहेगा वह आपका भविष्यत काल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, भविष्यत काल में सबसे पहले ये चला गया। ठीक है, तो पहला आपको गा गे गी से पहचान हो गया, यहाँ पर गा गे गी से भविष्यत काल। तो इसमें भविष्यत काल कई जगह है, इसमें भूतकाल है, तो भूतकाल तो होगा नहीं, वर्तमान काल है, ये तो होगा नहीं, भविष्यत काल। तो देखिए एक ऑप्शन है मिल रहा है, तो सामान्य भविष्यत काल में जाएगा, तो यहीं से पहले छाट लेना है कि किस में जा रहा था, छट गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, अब बताइए, शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। क्लियर। चलिए यही प्रश्न है मेरा, शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे। क्लियर है। सबसे पहला चीज वाक्य का अंतिम गा गे गी से हो रहा है, गा गे गी से हो रहा है, तो जिसमें गा गे गी लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं, या अंग्रेजी में इसी को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, भविष्यत काल हो गया। अब ऑप्शन चले देखते हैं, तो ये जो है आपका वर्तमान काल है, ये तो होगा नहीं, भूतकाल है तो होगा नहीं। अब देखिए भविष्यत काल में दो गो है, एगो संदिग्ध, ये भूतकाल है, भविष्यत काल में सिर्फ एक एगो है, संदिग्ध भविष्यत काल है ना, तो एगो है। तो देखिए शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, शायद मतलब क्या है, आप में संदिग्ध है, आप अभी सही जगह पर नहीं है, क्या आए हैं कि नहीं आए हैं, तो जो संदिग्ध चीज़ है तो उसको हम लोग संदिग्ध भविष्यत काल में रख देंगे। ठीक है। अगला देखिएगा, यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करेंगे तो अवश्य ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करेंगे तो अवश्य ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे।
सामान्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भविष्यत्काल, पूर्ण भविष्यत्काल या पूर्ण भूतकाल। ठीक है, देखिए सबसे पहले अवश्य सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, गा गे गी है तो ये तो भविष्यत्काल में जाएगा, भूतकाल होगा नहीं, भूतकाल होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर दो गो बचा, एक हेतु हेतु मध्य भविष्यत्काल और पूर्ण भविष्यत्काल। तो जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा संभावना बना हुआ रहता है, यदि वाला स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा संभावना बना हुआ रहता है, तो उसको हम लोग हेतु हेतु मध्य भविष्यत्काल में डालते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, संभवतः राम पटना से आ रहा है, राम पटना से आ रहा है। ठीक है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, संभवतः राम पटना से आ रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है सब। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर है लगा हुआ है, मतलब वर्तमान काल होगा, तो ये सभी वर्तमान काल ही है, ये सब वर्तमान काल का ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, तो सामान्य वर्तमान काल में ता है, ते हैं, ती है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, तो राम पढ़ लिया होता है, राम खा लिया होता है, यही न होता है, मतलब काम पूरा कर लिया होता है। संभवतः राम पटना से आ रहा है। ठीक है, तो ये संभवतः मतलब क्या बन रहा है बताइए, संभवतः माने संभावना है, एक संभावना है कि राम जो है पटना से आ रहा है, तो संभावना वाला चीज़ें संभाव्य वर्तमान काल में डालिएगा, जिसमें संभावना वाला चीज़ लुकेगा उसको संभाव्य वर्तमान काल में डालिएगा। राइट आंसर डी होगा। वे पत्र पढ़ते थे, ये किस प्रकार के काल का उदाहरण है, वे पत्र पढ़ते थे, ये किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर वाक्य का अंत होता है, उसको देखिए थे से किया गया है, थे से किया गया है। ठीक है, थे से किया गया है, इसका मतलब यह भूतकाल है, थे से किया इसका मतलब भूतकाल है। ठीक है, जिसमें है लगा हुआ है वर्तमान काल है, जिसमें था थे थी लगा हुआ है वो भूतकाल है, जिसमें गा गे गी लगा हुआ है वो भविष्यत काल है। ये तीन को तो आपको याद रखना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर थे क्या है, थे लगा हुआ है, थे, तो ये आपका भूतकाल का प्रश्न है, भूतकाल। ठीक है, तो वर्तमान काल नहीं होगा, भविष्यत काल नहीं होगा, भूतकाल, तो सी ये बी होगा, यही राइट आंसर होगा। तो पहले इसे हम चुन लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, राम खेल रहा था, राम खेल रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पर राम खेल रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, हमको डिसाइड करना है। सबसे पहले था है, था का मतलब है कि ये भूतकाल में जाएगा, पहला चीज़। चलिए ऑप्शन देखते हैं, भूतकाल, तो तीनों ऑप्शन भूतकाल का है। चलिए अब तीनों में कौन होगा। ठीक, देखिए पूर्ण भूतकाल, राम खेल रहा था, क्या यह काम पूरा हो गया है खेलने का, नहीं, तो ये पूर्ण में नहीं जाएगा। राम खेल रहा था मतलब खेलने का काम अभी क्या है, अपूर्ण है, पूरा नहीं किया गया है खेलने का काम, तो अपूर्ण, तो अपूर्ण लीजिए, और भूतकाल में है तो अपूर्ण भूतकाल कर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल में क्या आता है, सामान्य भूतकाल में आता ता थे, ते थे, ती थी। ठीक है, सामान्य भूतकाल, तो ये अपूर्ण में चला जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, ये इसी में बताना है कि आपको कौन सा कारक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पर ना, पर का मतलब क्या होता है, अधिकरण कारक, पर का मतलब क्या होता है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। ठीक है, तो अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक कहाँ पर है, डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, प्रश्न पूछा गया है। जेटेट का भी ये प्रश्न है और बिहार टेट का भी ये प्रश्न है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, देखिए एक बात बता देते हैं, जो शिक्षक वार्षिक प्रीमियम की राशि, अभी जो वार्षिक प्रीमियम लग रहा है उसकी राशि अभी तक नहीं जमा किए हैं, बहुत से शिक्षक लोग जिनका एडमिशन 2024 ईयर में हो चुका है, वे 100 रुपया आज अवश्य जमा कर देंगे, नहीं तो आपको जो है यहाँ से सस्पेंड किया जा सकता है, फिर आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती है, इसलिए 100 रुपये का मुँह आप नहीं देखेंगे। आज 100 रुपये सभी को अवश्य पेड कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि यूट्यूब टीम को बाध्य होना नहीं पड़े ना। तो आज सभी को कर दीजिए, 100 रुपया बहुत बड़ी राशि नहीं होती है, आप सभी जरूर करेंगे, विश्वास है। ठीक है, देखिए कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, आपका बायां है और एक क्या होता है, आपका दायां है। ठीक है, तो हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग देवनागरी लिपि जो लिखते हैं वो बाएं से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ राम पत्र पढ़ता बाएं से, तो हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। रोमन लिपि अंग्रेजी में भी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखते हैं,
और गुरुमुखी लिपि बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन फारसी जो जिसका लिपि जो उर्दू है, ठीक है, उर्दू क्या लिखा जाता है, तो इधर से स्टार्ट होता है, दाएं से स्टार्ट होकर बाएं की ओर जाता है, याद है। तो दाएं से बाएं कौन लिखा जाता है, तो फारसी लिखा जाता है। कौन लिखा जाता है, फारसी जो है आपको दाएं से बाएं लिखा जाता है। समझ में आ गया होगा, चलिए क्लियर। अगला लिखिएगा, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है, ठीक है। अनुजोड़य, अनुजोड़ाय, अनुजोड़य या अन्वय, ठीक है। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद जो है अनुजोड़ अय होगा। क्या होगा, अनुजोड़ अय जो है अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, क्या है आपको बताना है, ठीक है। में पर, को से, ए, हे, अरे या आपका है यहाँ पर से, ठीक है। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में पर, और बाकी का चिन्ह के लिए आपको वीडियो बना दिया गया है, वहाँ पर देख करके सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्हों के रूप में लिखने पढ़ने के माध्यम को क्या कहते हैं। अंधे लोग जो होते हैं उसको लिखने पढ़ने के लिए एक संकेत के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि, देवनागरी लिपि, जर्मन लिपि या रोमन लिपि, ठीक है। तो अंधे लोगों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें संकेत या चिन्ह बने हुए रहते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि का इस्तेमाल होता है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। निश्चल का सही संधि विच्छेद निह जोड़ चल, निह जोड़ चल, निह जोड़ चल, निश्चल, ठीक है। तो निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा निह जोड़ चल। क्या होगा, निह जोड़ चल जो है निश्चल का सही संधि विच्छेद है। भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका था। यानी भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका था। कौन सा काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल या कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर करके। हो चुका था, सबसे पहले यहाँ था है, इसलिए भूतकाल का प्रश्न है। पहला चीज़ यहीं से डिसाइड होता है भूतकाल। वर्तमान काल ये कैंसिल हो गया, भूतकाल में 2 गो बचा। तो देखिए हो चुका था मतलब भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका था, यानी गणतंत्र दिवस घोषित करने का काम पूर्ण कर लिया गया था, पूर्ण कर लिया गया था। तो पूर्ण है, ये भूतकाल है और पूर्ण है, इसलिए पूर्ण भूतकाल में ले जाइएगा, ठीक है। कुछ वाक्य पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें काम मतलब पूरा हो गया है तो ये पूर्ण भूतकाल, कुछ वाक्य में ऐसा लगे कि यह पूर्ण है अभी काम पूरा नहीं हुआ तो अपूर्ण भूतकाल, और कुछ काल में संभावना लगे तो संभाव्य भूतकाल। बस यही चीज़ 4 को आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य और संदिग्ध। क्लियर, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। सीता शायद कमरे में आ चुकी थी। सीता शायद कमरे में आ चुकी थी, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए रीता शायद कमरे में आ चुकी थी। रीता शायद कमरे में आ चुकी थी, सबसे पहले थी है, याद रखिए थी है, तो थी मतलब भूतकाल हो गया, ठीक है। और शायद, देखिए शायद लग गया, शायद माने क्या होता है, संदिग्ध होता है। शायद माने संदिग्ध होता है, यही ना होता है। शायद में संदिग्ध होता है या संभावना होता है। तो सामान्य आ चुकी थी, तो ये सामान्य भूतकाल तो है नहीं, पूर्ण भी नहीं है, तो ये संदिग्ध हो गया। क्या हो गया, संदिग्ध, जिसमें शायद लग जाए, संभावना लग जाए, शायद लगे तो संदिग्ध, संभावना लगे तो संभाव्य, उसको कह लेंगे हम, ठीक है। तो ये संदिग्ध भूतकाल में चला जाएगा। आप बाजार जाते हैं, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। आप बाजार जाते हैं, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, ठीक है। सबसे पहले तो है लगा हुआ है का मतलब है कि वर्तमान काल में, यहाँ पहला पहचान हो गया। अब जिसमें ता है, ते है, ती है लगा रहता है, उसको क्या कहता है, अभी हम आपको बताए थे, सामान्य चीज़ होता है। ये सामान्य वाक्य होता है जिसमें ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहता है, वो सामान्य होता है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपका सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है। सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है, ठीक है। देखिए भविष्यत काल, भविष्यत काल में यहाँ पर राम बाजार जाता है, वह पत्र पढ़ लिया, पढ़ा होगा कोई नहीं, ठीक है। तो भविष्यत काल मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। तो भविष्यत काल में क्या लगा रहता है, गा गे गी, ठीक है। यहाँ ता है, ये वर्तमान काल है, लिया है, ये पढ़ लिया है, तो ये भी वर्तमान काल है। राम पत्र पढ़ा होगा, देखिए इसमें गा गे गी आ रहा है, तो यही भविष्यत काल है। तो भविष्यत काल का उदाहरण पूछा है तो राम पत्र पढ़ रहा होगा, पढ़ा होगा, यही आ जाएगा, ठीक है।
पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिए पूर्ण, कोई ऐसा वाक्य जो वर्तमान काल में हो और काम पूरा कर लिया गया हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये था है, तो वर्तमान काल में जाएगा नहीं। था है, ये भी वर्तमान काल में जाएगा नहीं। दो गो बचा। राम पत्र पढ़ लिया है और श्याम पत्र नहीं पढ़ा। ठीक है, राम पत्र पढ़ लिया है, इसका मतलब कि राम ने पत्र पढ़ने का काम पूरा कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। ठीक है, और ये वर्तमान काल में है, तो राम पूरा कर लिया पत्र पढ़ने का काम, तो पूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर। रमेश बाजार पहुंच रहा था। रमेश बाजार पहुंच रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हमको डिसाइड करना है कि किस प्रकार का काल है। पहुंच रहा था। ठीक है, सबसे पहले था है, था मतलब ये भूतकाल में जाएगा। पहला चीज़ यहीं से छांटना शुरू कर दीजिए। भूतकाल, ये वर्तमान काल है, ये खत्म हो गया। भविष्यत काल है, ये खत्म हो गया। अब भूतकाल में दो गो बचा, एगो सामान्य बचा और एगो अपूर्ण बचा। ठीक है, तो रमेश बाजार पहुंच रहा था, पहुंचा नहीं था, पहुंचने का काम पूरा नहीं हुआ था, तो पहुंचने का काम अभी भी क्या है, अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है। तो ये अपूर्ण भूतकाल में आप ले जाइएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबोधन कारक। ठीक है, देखिए जिस चीज में, जिस वाक्य में किसी को कुछ चीज दान दिया जा रहा होगा, कोई चीज दिया जा रहा होगा, तो उसको संप्रदान कारक में रखिएगा। किसी को कोई चीज दिया जा रहा है तो उसको संप्रदान कारक में रखिएगा, राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, सी होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जेटेट का, ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए जेटेट का पूछा गया प्रश्न है। देखिए आपको जेटेट हो या जैक, जो भी एग्जाम लो, JCRT जैक की किताब से भर भर के आता है, और JCRT जैक का किताब का नोट्स आपको हमारे पास उपलब्ध है पूरे क्लास 6 to 11 तक का। तो आप सभी अवश्य यहाँ से देख करके पढ़ करके जाइएगा, चाहे आप JSSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप जेटेट का जैक का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, वर्ण होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सप्तर जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद सप्त जोड़ ऋषि होगा, राइट आंसर इसका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी का डेली आप यहाँ पर सुबह में 5:30 बजे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी एक क्लास सुबह में आपको 5:30 बजे चल रहा है, दूसरा क्लास शाम को 6:30 बजे। तो आप डेली जुड़िए, डेली देखिए, लेकिन सभी को यहाँ पर जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।